हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता ही है, हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th बिजनेस स्टडीज की एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर 100 डेज और 100 लेक्चर्स के अंदर हम आपको पूरी 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज को कवर करवा देंगे। तो स्टूडेंट, इसी सीरीज में अभी हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसका आज डे 2 है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट डे के अंदर हमने हेनरी फेयोल के पहले 2 प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस करा। आज हम नेक्स्ट 4 प्रिंसिपल्स को और डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं वो नेक्स्ट 4 प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, थर्ड जो प्रिंसिपल हेनरी फेयोल ने दिया वो है डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन का मतलब तो नॉर्मली सभी स्टूडेंट्स को वैसे भी पता होता है, फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन का मतलब है फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स। जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल्स बनाए गए हैं उनको फॉलो करना। जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट्स हुए हैं मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में, जो एग्रीमेंट्स हुए हैं उन एग्रीमेंट्स को पूरा करना। जो मैनेजमेंट और वर्कर्स ने एक दूसरे को कमिटमेंट्स दे रखी हैं उन कमिटमेंट्स को पूरा करना। तो डिसिप्लिन का मतलब जो हमने एक दूसरे के साथ कमिटमेंट करी, जो एग्रीमेंट करा, उसको पूरा करना। तो स्टूडेंट्स, आपको भी पता है कि अगर हम चाहते हैं कि कुछ भी काम सिस्टमैटिक वे में हो तो उसके लिए डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। यह प्रिंसिपल कहता है कि डिसिप्लिन कब पॉसिबल हो पाएगा, जब सभी लेवल पर अच्छे सुपीरियर्स होंगे। अगर हमने सभी लेवल्स पर अच्छे सुपीरियर्स को अपॉइंट कर रखा है, जो हम पेनल्टी लगाते हैं वो हम बड़ी फेयरनेस के साथ लगा रहे हैं, मतलब किसी टाइप की कोई पार्शियलिटी नहीं करते। हमने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं वो बहुत क्लियर बना रखे हैं जिसके अंदर किसी को भी कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अगर सभी लेवल पर अच्छे सुपीरियर्स हैं, पेनल्टीज बड़ी फेयरनेस के साथ लगाई जा रही हैं, रूल्स बड़े क्लियर हैं, तभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन आ पाएगा। और अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल आपकी बुक्स में जो दे रखा है कि अगर मैनेजमेंट ने वर्कर्स की तरफ कोई कमिटमेंट कर दी या वर्कर्स ने मैनेजमेंट की तरफ कोई कमिटमेंट कर दी, तो दोनों को चाहिए कि वो कमिटमेंट को पूरा करें। अगर कोई भी पार्टी अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं करती है या एग्रीमेंट को तोड़ती है, इसका मतलब वो डिसिप्लिन को वायलेट कर रही है। तो हमें चाहिए, अगर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अच्छे से अचीव करना है तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन बड़े अच्छे से होना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये तो जनरल सी बात है कि मैनेजमेंट में ही नहीं, किसी भी फील्ड के अंदर जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा तब तक काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। देन स्टूडेंट, सेकंड जो उन्होंने प्रिंसिपल दिया, यूनिटी ऑफ कमांड। स्टूडेंट्स, ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रिंसिपल कहते हैं कि जब वर्कर्स हैं, सपोज ये वर्कर्स हैं, अगर इनको ऑर्डर्स मिल रही हैं तो इनको खाली एक ही बॉस ऑर्डर दे। वर्कर्स शुड गेट ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। अगर उनको काफी सारे मल्टीप्लिसिटी ऑफ सुपीरियर से इंस्ट्रक्शन मिल रही है, सपोज ये भी अगर इनको ऑर्डर दे रहा है, देन वर्कर्स कंफ्यूज हो जाएंगे। उनको ये नहीं समझ में आएगा कि किसकी बात को फॉलो करें, किसकी बात को फॉलो ना करें। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉसेस शुड बी अवॉइडेड। वर्कर्स शुड गेट इंस्ट्रक्शंस ओनली फ्रॉम वन सुपीरियर। दे शुड नॉट गेट ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मल्टीपल बॉसेस। ये प्रिंसिपल बेसिकली मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस को रिसेंबल करता है। आप मिलिट्री में देखते हैं कि जो भी पूरी बटालियन होती है, जो भी पूरी फौज होती है, उनका एक ही हेड होगा और वही उनको इंस्ट्रक्शंस देगा। वो उसके अलावा किसी भी दूसरे के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करते। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, अगर आप चाहते हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेबिलिटी बनी रहे, डिसिप्लिन बना रहे, सारा काम स्मूथली चलता रहे, तो हमें यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करना है और वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए एक ही सुपीरियर हो, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉसेस ना हो। देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक प्रिंसिपल आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। कुछ स्टूडेंट्स यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और यूनिटी ऑफ कमांड में आपस में कंफ्यूज हो जाते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड में हमने वन बॉस की बात करी थी। यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस कहता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग से डिपार्टमेंट्स या डिवीजन्स होते हैं। ये अलग अलग से डिवीजन्स हैं। डिवीजन 1 सपोज, डिवीजन 2, डिवीजन 3, इनको आप डिपार्टमेंट्स भी कह सकते हो। यह प्रिंसिपल कहता है जितनी भी डिवीजन्स हो, सभी डिवीजन का अपना अपना एक हेड हो। तो आप कहेंगे कि यह बात तो आपने
यूनिटी ऑफ कमांड में भी बताई। बट यूनिटी ऑफ कमांड में खाली हमने वन हेड की बात करी थी। यह कंसेप्ट कहता है हर एक डिवीजन का अपना अपना एक प्लान भी हो। वन हेड वन प्लान, हर एक डिवीजन का अपना अपना एक प्लान हो और हर एक डिवीजन अपने प्लान को अचीव करने की डायरेक्शन में काम करे। मींस ऑल द डिवीजन्स मस्ट वर्क इन अ सेम डायरेक्शन। अगर फर्स्ट डिवीजन का अपना एक प्लान है तो जितने भी एम्प्लॉइज उस डिवीजन में काम कर रहे हैं वो उसी डायरेक्शन में काम करेंगे। डिवीजन 2 का अपना अलग से एक हेड है, उनका अपना एक अलग से प्लान है और वो अपने प्लान को अचीव करने की डायरेक्शन में काम करेंगे। डिवीजन 3 का अपना एक हेड है, अपना एक प्लान है, वो उसको अचीव करने की डायरेक्शन में काम करेंगे। ऑन नो अकाउंट इनकी एक्टिविटीज आपस में कोइंसाइड या आपस में ओवरलैप नहीं होनी चाहिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो बड़ा क्लियर सा है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी डिवीजन्स हैं, सभी का अपना अपना एक हेड हो, सभी का अपना अपना अलग से प्लान हो और सभी अपने अपने प्लान्स को अचीव करने की डायरेक्शन में काम करें, एक दूसरे के काम के बीच में इंटरफेरेंस ना करें। आपकी बुक्स में एग्जांपल दे रखा है, सपोज 2 डिवीजन हैं, एक स्कूटर की डिवीजन है, एक मोटर कार की डिवीजन है। तो मोटर कार वालों का अपना प्लान होगा, स्कूटर वालों का अपना प्लान होगा। मोटर कार वालों का अपना एक हेड होगा, स्कूटर वालों का अपना एक हेड होगा और दोनों अपनी अपनी डायरेक्शंस में काम करेंगे। दोनों कभी भी अपनी एक्टिविटीज को आपस में मिक्सअप नहीं करेंगे, अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में डिफरेंस समझ में आया। यूनिटी ऑफ कमांड खाली वन हेड की बात करता है, जबकि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अंदर वन हेड और वन प्लान की बात करी जाती है। तो नेक्स्ट एक प्रिंसिपल आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो एक तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, मींस एम्प्लॉइज इंडिविजुअल बेनिफिट्स, एक सिंगल एम्प्लॉय का जो बेनिफिट है। और एक जनरल इंटरेस्ट का मतलब होता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो बेनिफिट है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ रखा है कि वी शुड ट्राई टू अचीव द एम्प्लॉइज इंटरेस्ट आल्सो एंड ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट आल्सो। हमें ट्राई करना चाहिए कि दोनों के इंटरेस्ट को हम अचीव कर लें। बट अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, दोनों में से किसी एक के इंटरेस्ट को अचीव किया जा सकता है, तो हमें ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी चाहिए बजाय कि इंडिविजुअल एम्प्लॉय को। मतलब अगर ऐसा की सिचुएशन आ जाए कि यहां तो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा या एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो हमें इंडिविजुअल एम्प्लॉय के इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करना चाहिए एंड ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट शुड बी गिवन प्रायोरिटी ओवर इंडिविजुअल एम्प्लॉय। जैसे आपकी बुक्स में एक एग्जांपल अभी हम पढ़ेंगे कि अगर ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है और हमारा पर्पस है कि हम खर्चों को कम कर दें, और एम्प्लॉय का इंडिविजुअल इंटरेस्ट है कि वो अपनी सैलरी बढ़ा लें। अगर उसकी सैलरी बढ़ा दी तो हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के खर्चे बढ़ जाएं और ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव ना कर पाए। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें एम्प्लॉय की सैलरी को नहीं बढ़ाना चाहिए। जब कभी ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन से बाहर आएगी तब बढ़ा सकते हैं। एट प्रेजेंट एम्प्लॉय को अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट सेक्रीफाइस कर देना चाहिए, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट आर मोर इंपॉर्टेंट देन द इंडिविजुअल एम्प्लॉयज इंटरेस्ट। तो स्टूडेंट, इसके बाद एनसीईआरटी में से देखते हैं, बोर्ड के अंदर अगर आपको अटेम्प्टेशन करनी है तो समझ में आना भी बड़ा जरूरी है और उसके बाद अटेम्प्टेशन करनी भी आनी बड़ी जरूरी है। और हम अपने वीडियो लेक्चर्स के अंदर कोशिश करते हैं कि आपको पहले अच्छे से समझा दें उस चीज को, उसके बाद हम आपको एनसीईआरटी बेस्ड सिंप्लीफाइड नोट्स में से एक्सप्लेन भी करें, जिससे कि आपको यह समझ में आ जाए कि आपने पेपर में क्या अटेम्प्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, डिसिप्लिन का अगर प्रिंसिपल आ जाता है तो डिसिप्लिन में क्या है? इट इज द ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट्स। डिसिप्लिन का मतलब है आप ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को फॉलो करें, जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट्स हुए हैं उनको फॉलो करें, तभी ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली अपना काम कर सकती है। डिसिप्लिन रिक्वायर गुड सुपीरियर्स एट ऑल द लेवल, सभी लेवल्स पर अच्छे सुपीरियर्स होने चाहिए। क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स, एग्रीमेंट्स जो करे जाएं वो बड़े क्लियर कट हो, फेयर हो, उसमें कोई किसी टाइप की कोई मैनिपुलेशंस या गड़बड़ ना हो। जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज, पेनल्टीज बड़ा सोच समझ के बड़ा अनबायस्ड तरीके से लगाई जाएं, जिससे कि किसी के दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट्स ना आए। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसका एग्जाम्पल करें तो यहां पर बड़ा एक अच्छा सा एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर कि मैनेजमेंट और लेबर यूनियन ने एक एग्रीमेंट करा जहां पर वर्कर्स ने कहा कि हम एक्स्ट्रा आवर्स काम करेंगे बिना किसी एक्स्ट्रा पेमेंट के, ताकि कंपनी को नुकसान में से बाहर निकाला जा सके। उसके बदले मैनेजमेंट ने प्रॉमिस कर दिया कि जब यह मिशन अकम्प्लिश हो जाएगा, मतलब जब हम लॉसेस से बाहर आ जाएंगे, तो हम आपकी वेजेस को बढ़ा देंगे। तो यहां पर डिसिप्लिन का मतलब है वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करें विदाउट एनी प्रीजुडाइज, मतलब किसी टाइप की कोई पार्शलिटी ना हो।
किसी टाइप की कोई नेगेटिव फीलिंग ना हो, तो जब ऑर्गेनाइजेशन बाहर लॉसेस से आ जाए तो वो एम्प्लॉयज की सैलरी को बढ़ा दे, और जब तक वो बाहर ना आए तो एम्प्लॉयज भी अपना काम एक्स्ट्रा करते रहें बिना किसी एक्स्ट्रा वेजेस के। स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सैंपल पेपर में देखोगे तो कई जगह ये एग्जांपल आता है कि एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट्स को फॉलो करना या एक दूसरे की तरफ अपनी कमिटमेंट को पूरा करना, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डिसिप्लिन। देन यूनिटी ऑफ कमांड, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। मैंने आपको बताया वर्कर्स का एक ही बॉस होना चाहिए जो उनको इंस्ट्रक्शंस दे। द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड स्टेट्स दैट ईच एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम एंड बी रिस्पॉन्सिबल टू ओनली वन सुपीरियर। हर एक एम्प्लॉय एक ही सुपीरियर से ऑर्डर लेगा और उसी की तरफ आंसरेबल भी होगा। ही फेल्ट, ये प्रिंसिपल इतना इंपॉर्टेंट है कि हेनरी फेल को ऐसा लगा कि अगर ये प्रिंसिपल को वायलेट कर दिया जाए तो अथॉरिटी अंडरमाइन कम हो जाएगी, डिसिप्लिन डिस्टर्ब हो जाएगा, ऑर्डर का मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारा काम अनसिस्टमेटिक वे से होना शुरू हो जाएगा और स्टेबिलिटी को भी नुकसान होगा। मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन हिल जाएगी अगर यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो नहीं किया जाता। दिस प्रिंसिपल रिसेंबल्स मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। 1 मार्क में कई जगह आपको मिलेगा विच प्रिंसिपल रिसेंबल्स मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, तो वो है यूनिटी ऑफ कमांड। डुअल सबऑर्डिनेशन शुड बी अवॉइडेड टू प्रिवेंट कंफ्यूजन रिगार्डिंग टास्क टू बी डन। तो जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको अगर दो जगह से इंस्ट्रक्शंस आ रही है तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हमें चाहिए कि वर्कर्स को दो जगह से इंस्ट्रक्शंस ना आए, एक ही बॉस हो और वही इंस्ट्रक्शंस दे। एनसीईआरटी में इसका जो एग्जांपल दे रखा है, एक सेल्स पर्सन को कहा गया कि आपने डील फाइनलाइज करनी है बायर से और उनको 10% डिस्काउंट दे सकते हैं, मार्केटिंग मैनेजर ने कहा। फाइनेंस मैनेजर कहते हैं कि आप 5% से ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते। तो अब यहां पर वर्कर कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड को वायलेट किया जा रहा है, उसको समझ नहीं आएगा कि मैं 10% डिस्काउंट दूं या 5% से ज्यादा डिस्काउंट ना दूं। तो यहां पर यूनिटी ऑफ कमांड की वायलेशन हो रही है। देन नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। वो मैंने आपको बताया, ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज और डिपार्टमेंट्स हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड वन प्लान। हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना एक हेड हो और अपना ही एक अलग से प्लान हो। एंड दिस एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन, सभी के एक्शंस एक जैसे हों ताकि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना रहे। अगर दो डिपार्टमेंट्स मिक्सअप हो जाएंगे, एक दूसरे की एक्टिविटीज में इंटरफेयर करना शुरू कर देंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन कभी भी नहीं आएगा। एग्जाम्पल है, कंपनी में मोटरसाइकिल्स भी बना रहे हैं, कार भी बना रहे हैं, तो दो अलग अलग से डिवीजन होनी चाहिए। दोनों डिवीजन का अपना अपना इंचार्ज होगा, अपने अपने प्लान्स होंगे और अपने अपने रिसोर्सेज होंगे। ऑन नो अकाउंट शुड द वर्किंग ऑफ टू डिवीजन ओवरलैप। मिक्सअप ना हो, दो डिवीजन आपस में एक दूसरे के काम में मिक्सअप अगर होगी तो कोऑर्डिनेशन नहीं आएगी और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव नहीं किया जाएगा। तो वन हेड हो, वन प्लान हो और सभी एम्प्लॉइज जो उस डिवीजन में काम कर रहे हैं वो खाली अपने अपने प्लान्स को अचीव करने के लिए काम करें, अपने अपने हेड के अंदर काम करें, दूसरों के काम में इंटरफेरेंस ना करें। और जो लास्ट प्रिंसिपल हमने करा, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, बड़ा सिंपल सा है। द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के इंटरेस्ट के मुकाबले। एवरी वर्कर है सब इंडिविजुअल इंटरेस्ट फॉर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। हर एक वर्कर का अपना इंटरेस्ट है, अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, कंपनी के भी अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं। किसी भी सिचुएशन के अंदर इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और द ग्रुप शुड सुपरसीड द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल इंटरेस्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय का जो इंटरेस्ट है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एज कंपेयर टू ऑर्गेनाइजेशंस इंटरेस्ट, एम्प्लॉयज इंटरेस्ट आर नॉट सो इंपॉर्टेंट। तो अगर सेक्रीफाइस करना है तो इंडिविजुअल एम्प्लॉय के इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करना है, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस नहीं करना। जैसे कि अगर हम एग्जांपल करते हैं स्टूडेंट्स, ये सारे एग्जाम्पल सब कुछ हम एनसीईआरटी बेस्ड करते हैं क्योंकि आपका बोर्ड का जो पेपर आता है 100% एनसीईआरटी बेस्ड आता है। एनसीईआरटी से इधर उधर कहीं पर भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मोर रेम्यूनरेशन, सपोज इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव है उसको ज्यादा पैसा कमाना है, रेम्यूनरेशन ज्यादा चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल रही है और उसका ऑब्जेक्टिव है खर्चों को कम करना, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर इंडिविजुअल को अपना इंटरेस्ट सेक्रीफाइस कर देना चाहिए, उसको सैलरी बढ़ाने के लिए नहीं कहना चाहिए। क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन कभी फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आएगी तो इंडिविजुअल अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये 4 प्रिंसिपल्स से टोटल मिला के अभी तक हम 6 प्रिंसिपल्स कर चुके हैं। मैं हर एक वीडियो में आपको ये एडवाइस करता हूं कि आप अपनी एक नोटबुक मेंटेन कर लीजिए, उसके अंदर आप इसमें से देख के नोट्स मेंटेन कर लीजिए।
उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको नोट्स की पूरी फाइल को देखना है बड़े अच्छे से सिस्टमेटिक वे में जो अरेंज्ड है, तो उसके लिए आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। तो स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।